आज का देश चुनावी रंग में रंगा है। आज का देश विकास और स्वास्थ्य के रंग से रंगा है। आज का देश वाघा बॉर्डर से व्हाइट हाउस तक रोचक खबरों से लगा है। हम बार बार आज रंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आज बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रंग की जंग छिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में थे। उन्होंने लाल टोपी का जिक्र कर अखिलेश यादव पर निशाना साधा तो अखिलेश यादव ने लाल टोपी का जवाब भगवा रंग से दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके समक्ष ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। सारी सीटें जिता करके आपको देंगे, आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम। लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी है। नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली थी तो मेरठ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। लेकिन यूपी में मंगलवार की चुनावी जंग रंग रंग की जंग बन गई। आप पूछेंगे ये कैसे, और मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, बस आपको प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव के बयान सुनाऊंगा। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। हम समाजवादी लोग मिलकर के रंग बिरंगा गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। एक रंगी लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। समाजवादी लोग सब रंग मिलाकर के एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। प्रधानमंत्री ने लाल टोपी का जिक्र कर समाजवादी पार्टी पर हमला किया था। जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी एक रंगी लोगों से भरी है, उनके लिए एक रंगी का मतलब है भगवा। आज लाल टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने गोरखपुर के मंच से कई बार लाल टोपी का जिक्र किया। इससे पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी टोपी का जिक्र कर चुके हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान बाकी है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रंग रंग की जंग छिड़ चुकी है। देखते हैं ये जंग कहां जाकर रुकती है। विशाल पांडे, जी मीडिया, गोरखपुर। बात सिर्फ रंग की नहीं है, बात मजहबी रंग की है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जालीदार टोपी और लुंगी का जिक्र किया था तो अब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कार्यक्रम के दौरान कॉमन सिविल कोड का जिक्र किया और कहा कि बीजेपी की सरकार कॉमन सिविल कोड लागू कराने में जुटी है और अगर यह कानून आ गया तो मुसलमान दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। कॉमन सिविल कोड आता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉज खत्म हो जाएंगे, हमारे हिबे खत्म हो जाएंगे, दूसरी शादी नहीं कर सकते। सीएए के ऊपर हमने पूरा प्रोटेस्ट करा कि आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो जाएगा। अगर आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 खत्म हो गया तो जितने हमारे अक़लियती इदारे हैं, कोई जिला ऐसा नहीं जहाँ पे अक़लियती इदारे ना हो, सबका माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। समाजवादी पार्टी को ऐसे सांसदों से लाभ होगा या नुकसान, इस सवाल का जवाब तो अखिलेश यादव ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन अब जिन दो नेताओं के बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनके बयान देश हित में बिल्कुल नहीं। ये दो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। फारूक अब्दुल्ला ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा है कि पंजाब में भी नागालैंड जैसी हिंसा हो सकती है। उनका यह बयान पंजाब में बीएसएफ को ज्यादा ताकत देने पर था। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से पाकिस्तान की भाषा बोल रही। पंजाब में
50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किए। क्यों? अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। तो जब आप चाइना के साथ बात करते हैं जिन्होंने हमारी बहुत ज्यादा जमीन पे कब्जा किया हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ क्यों चिढ़ती हैं आप? तो कुछ लोग भारत में रहकर भी पाकिस्तान का हित सोचते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए और उन्हें बेनकाब करना चाहिए। अब हम आपको उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास क्रांति के बारे में बताते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर में 300 बेड क्षमता वाले एम्स का उद्घाटन किया। इसके साथ ही आईसीएमआर की मेडिकल रिसर्च सेंटर का भी शुभारंभ किया गया और 8000 करोड़ की लागत से गोरखपुर की फर्टिलाइजर फैक्ट्री का भी उद्घाटन आज ही हुआ है। गोरखपुर एम्स में क्या क्या सुविधाएं हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह हम आपको बताते हैं। आज उसका शुभारंभ किया गया। एम्स 112 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी लागत 1011 करोड़ है। यह 300 बेड का अस्पताल है। इसमें 14 ऑपरेशन थिएटर है, 14 मॉड्यूल ओटी की सुविधा है, 2 तरह के ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, अत्याधुनिक जांच की सुविधाएं इस एम्स में मौजूद हैं और गोरखपुर एम्स में एमबीबीएस की 125 सीटें भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में समाजवादी पार्टी पर बरस रहे थे, लेकिन उससे पहले उनका गुस्सा अपने सांसदों पर भी फूटा। आज सुबह दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने उन सांसदों को सुधर जाने की नसीहत दी जो संसद सत्र से ज्यादातर गायब रहते हैं। गोरखपुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री गुस्से में थे। उनका गुस्सा अपनी पार्टी के उन सांसदों से था जो संसद सत्र से अक्सर गायब रहते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी सांसदों को जमकर फटकार लगाई। कहा कि बच्चों की तरह हर बार एक ही बात कहना ठीक नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि बिल रहे या न रहे, सदन में आप हमेशा मौजूद रहें। प्रधानमंत्री ने संसद से गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा सभी सांसद खुद में परिवर्तन लाएं, क्योंकि सुधार नहीं करने से समय पर परिवर्तन हो जाता है। और बीजेपी के सांसदों में प्रधानमंत्री की डांट को लेकर सुबह से काफी बातें हो रही हैं। उनका एक लोगों को निर्देश रहता है और आज तो उन्होंने बहुत ही हास्य विनोद में कहा कि कुछ काम ऐसे होने चाहिए जो हमें बार बार नहीं कहना चाहिए और पहले से बहुत प्रगति देखी गई है लोगों की उपस्थिति। साल 2019 में नए सांसदों से संवाद के दौरान भी प्रधानमंत्री ने सांसदों की क्लास ली थी। तब उन्होंने सांसदों को विवादित बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। मेरा ये बहुत आग्रह है कि हम इन चीजों से बचें, क्योंकि अब देश माफ नहीं करेगा जी, देश माफ नहीं करेगा। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं और हमें इन जिम्मेवारियों को निभाना है। प्रधानमंत्री की फटकार के बाद हो सकता है संसद सत्र में बीजेपी सांसदों की मौजूदगी बढ़े। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। वहीं संसद सत्र में सांसदों की मौजूदगी को लेकर हाल फिलहाल का आंकड़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारी टीम ने 17वीं लोकसभा में 500 से ज्यादा सांसदों की संसद में उपस्थिति को लेकर जो आंकड़ा तैयार किया है उसके मुताबिक संसद में सबसे ज्यादा मौजूदगी बीजेपी सांसदों की ही रही है। संसद में पार्टी के हिसाब से अगर मौजूदगी का यानी कि जो वहां पर प्रेजेंट थे उसका औसत देखा जाए तो बीजेपी 86% के साथ टॉप पर है। उसके बाद कांग्रेस का नंबर आता है 78%, एनसीपी की मौजूदगी संसद में 77% है, शिवसेना 75% है और समाजवादी पार्टी के सांसदों की औसत 63% अटेंडेंस। आदेशित में हमारे पास एक कहानी बॉर्डर की भी है। बॉर्डर का मतलब दो देशों के बीच सरहद की कहानी नहीं है। हाँ, यह सरहद से जुड़ी कहानी जरूर है, लेकिन इस कहानी में बॉर्डर 5 दिन के एक नवजात का नाम है। यह आपसे कुछ कहना चाहता हूं। पीछे
मैं ही बॉर्डर हूं। सिर्फ 5 दिन का हूं। अपनी मां के पास लेटा हूं। मेरी पहचान पाकिस्तानी हिंदू की है, लेकिन मेरा जन्म हिंदुस्तान की धरती पर हुआ। रही बात मेरे नाम की, तो मेरा नाम बॉर्डर इसलिए पड़ा क्योंकि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच अटारी वाघा बॉर्डर के पास पैदा हुआ। मेरी माँ और मेरे पापा तो यही बताते हैं। हमें तो खुशी हुई थी भी हमारा बेटा हुआ। हाँ, हम तो बॉर्डर नाम रखा। 5 दिन का सर। क्या नाम रखा? बॉर्डर रखा है, बॉर्डर पर हुआ, बॉर्डर रखा। अभी सरकार के यही चाहते हैं भी हमारी जल्दी जल्दी भेजा जाए, बच्चे का पासपोर्ट बनेगा, जल्दी जल्द हमें परिवार में भेजा जाए। हरिद्वार आए थे मत्था टेकने के लिए, तो ऊपर से लॉकडाउन लग गया, तो हम अपने जो है दूर के रिश्तेदार है जोधपुर में बैठे, वहाँ चले गए। तो हम सरकार के बाद जाते रहे कि भाई हमारे को वापस भेजा जाए। तो सरकार ने बोला कि अभी लॉकडाउन है, जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपको भेज देंगे। लड़का बच्चा छूटा हुआ है, छोटा बच्चा, उसकी जो है ना पासपोर्ट मांग रहे हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बॉर्डर पर मेरे जन्म के समय मेरे परिवार की मदद करने के लिए 1-2 नहीं 99 लोग साथ थे। ये 99 लोग वो हैं जो करीब 2 साल पहले पाकिस्तान से हरिद्वार आए थे और 2.5 महीने से अटारी बॉर्डर पर फंसे हैं। बॉर्डर इसी वजह से रखा है कि अभी ये तो एक तो नर्स के पास होता है, तो वो भी 4-5 नर्सें होती है, घर में होता है फिर भी 10-15 लोग होते हैं। ये 99 लोगों के बीच में हुआ है, तो इसका नाम एक बॉर्डर के पास हुआ है। पाकिस्तान हिंद पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके साथ हुआ है, तो इसका नाम बॉर्डर रख दिया है। पाकिस्तान से आए सभी हिंदू परिवारों को उम्मीद है कि शायद अब मेरे यानी बॉर्डर के नसीब से वो जल्द ही बॉर्डर पार कर पाकिस्तान जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के रोहतक में 6 दिन पहले एक दुल्हन को 6 गोलियां मारी गई। दुल्हन शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। वो दुल्हन आज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आज जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ उस जगह पर पहुंचे जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया। उन्होंने घटना की पूरी पड़ताल की। आपको हमारी ये पड़ताल देखनी चाहिए क्योंकि इसमें घटना से जुड़े सारे सवालों के जवाब हैं। रोहतक के सांपला कस्बे में तनिष्क की शादी के मौके पर कुछ महिलाएं और लड़कियां डांस कर रही थीं। 1 दिसंबर 2021 को दिन के समय का ये वीडियो है। उसी रात तनिष्क ने भाली गांव के मोहन के साथ 7 फेरे लिए थे। ये तस्वीरें तनिष्क के शादी समारोह की हैं। शादी के बाद रात 10:30 बजे दुल्हन दूल्हे के साथ अपने ससुराल के लिए चली, जहां रास्ते में साहिल नाम के एक सनकी मिजाज युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दुल्हन को गाड़ी से निकाला और फायरिंग कर दी। हरियाणा के रोहतक के भाली गांव के उस मौके वारदात पर मौजूद हूं, जहां दुल्हन को दूल्हे के सामने दुल्हन को उस गाड़ी से उतारा जाता है और फिर उस पर फायरिंग की जाती है। बताया ये जा रहा है कि रात के वक्त ये पूरा सन्नाटा यहाँ पसर जाता है। आसपास के लोग भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जो घरों में रहते हैं उन्होंने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो सब लोग हैरान थे और कहीं ना कहीं खौफ उनके जहन में था। दुल्हन तनिष्क को 4 नहीं 6 गोलियां मारी गईं। 5 गोलियां अभी भी शरीर के अंदर हैं। तनिष्क अस्पताल में है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है और आरोपी साहिल पुलिस की गिरफ्त में। गोली एक तो यहाँ जबड़े के पास, एक नीचे 2 पेट में है, एक यहाँ पास यहाँ इस साइड से है। तो गोलियां अभी पेट में ही है, अभी 5 की 5। अच्छा। एक गोली निकली है, एक हाथ में भी लगी हुई थी, वो निकल गई। जी जी। हाँ जी, अभी सीरियस ही है। तो ये पकड़े गए हैं जो इसके लिए, कम से कम इनको जो भी गैंग में शामिल है, जो भी कोई शामिल है, इसको कम से कम फांसी की सजा, इससे कम नहीं, फांसी की सजा कम से कम दी जाए। सवाल है कि साहिल ने तनिष्क को मारने की कोशिश क्यों की? आखिर दूल्हा दुल्हन के रास्ते में एक विलेन रुकावट कैसे बन गया? इन सवालों की पड़ताल करने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर नीरज गौड़ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दुल्हा और दुल्हन कार में सवार होकर के अपने घर की तरफ जा रहे थे। इस इनोवा कार ने दुल्हन की कार को ओवरटेक करके उसको रोका और फिर
इस इनोवा कार में सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर दुल्हन को कार से बाहर निकाला और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि साहिल के 2 साथी शादी में पहले से ही मौजूद थे। वो नाबालिग थे और हमलावर को दुल्हन की पल पल की जानकारी दे रहे थे। जैसे ही दुल्हन की विदाई हुई तभी उन दोनों ने आरोपी साहिल को दुल्हन की कार का नंबर बता दिया और ससुराल पहुंचने से करीब 800 मीटर पहले ही दुल्हन की कार को घेर लिया। दुल्हन के रिश्तेदारों का आरोप है कि साहिल तनिष्क का पीछा करता था। स्कूल में जाती थी तभी ऑपरेशन कराया था, रास्ता रोका था। फिर मैंने इसके घर पर जाकर इसके साथ मार पिटाई भी करी थी। अच्छा। हाँ, और बोल दिया था कि 1-2 जाके इसको समझा भी आया। हाँ, समझा दिया था इसको, माँ भाई अच्छा नहीं होगा। पुलिस को यह पता चला है कि जिस कार में सवार होकर साहिल दुल्हन को गोली मारने आया था, उस इनोवा कार को साहिल ने अपने दोस्त के साथ सांपला के ही विश्वनाथ से लूटी थी। सांपला यानी तनिष्क का मायके। ऐसा देर रात को हमें सूचना मिली थी कि भाई दुल्हन पर गोली चलाई गई है। उस पर हम फौरी मौके पर पहुंचे। जब तक जो है दुल्हन यहाँ को पीजीआई में ले आया गया था इलाज के लिए, और उस पर हमने उसके पति की कंप्लेंट पर FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और उसके दौरान जो है इसमें सम्मिलित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये जगदीश हैं, दूल्हे के पिता। इन्हें ये तो मालूम है कि उनकी बहू पर फायरिंग क्यों हुई, लेकिन इन्होंने बताया कि घटना के दौरान गाड़ी में 5 लोग थे। 5 आदमी थे। अच्छा। एक गाड़ी गल और थी मारी। अच्छा। दो थी गल। हाँ। साहिल पर डकैती, चोरी, स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराध के 7 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने साहिल के साथ उसके दोस्त अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 3 नाबालिग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। नीरज गौड़, जी मीडिया, रोहतक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.